हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? तो मेरा नाम प्रणय मेश्राम है और आज हम पढ़ने वाले एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। ठीक है, बेसिकली क्या बात करता है? जी सैट 20 सैटेलाइट के बारे में बात करता है। अब क्या होने जा रहा है? स्पेस एक्स जो कि एक एलॉन मस्क की कंपनी है, उसका एक रॉकेट है जिसका नाम है फाल्कन 9। अब यह लॉन्च करने वाला है इंडिया का एक जी सैट 20 सैटेलाइट को। ठीक है, और बेसिकली इसका काम क्या होगा? ब्रॉडबैंड कवरेज को बढ़ाना। ठीक है, तो अब इस आर्टिकल को हम थोड़ा और डिटेल में जानेंगे कि हुआ क्या है। ये अब क्या हुआ था, ये कल के न्यूज़पेपर में आया था कि ये चीज़ होने वाली है। तो इसलिए हमारे किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है। आपको जानना पड़ेगा जीसैट 20 सैटेलाइट क्या होता है? फाल्कन एक्स का रॉकेट के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। स्पेस एक्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा। इसमें इसरो और एनएसआईएल के भी बारे में आपको थोड़ा बहुत जानना पड़ेगा, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अब इस आर्टिकल में। देखिए क्या होता है। अब एनएसआईएल है, ये देखो आप जैसे कि देख सकते हो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एनएसआईएल यह लॉन्च करने जा रहा है एक जी सैट 20 सैटेलाइट को। ठीक है, इसको हम जी सैट N2 भी बोलते हैं। अब यह जो है एक स्पेस एक्स के फाल्कन 9 रॉकेट में भेजा जाएगा। कब? सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024। अब ये जो जी सैट 20 सैटेलाइट है, बेसिकली यह एक हाई थ्रूपुट के बैंड सैटेलाइट है। बेसिकली यह क्या है? हाई थ्रूपुट के बैंड सैटेलाइट एचटीएस, जिसमें 32 बीम्स होंगे, जो एक पैन इंडिया कवरेज प्रोवाइड करेगा। ठीक है, और इसमें जो है, जो रिमोट एरियाज है, जैसे कि हमारे अंडमान एंड निकोबार हो गया या फिर लक्षद्वीप हो गया, ये उसको भी कवरेज करेगा। ठीक है, अब इसका जो है लगभग 4700 किलोग्राम इसका वेट है। ठीक है, और इसकी जो कैपेसिटी है लगभग 48 जीबीपीएस की इसकी कैपेसिटी है। अब इसको डिज़ाइन क्यों किया गया है? देखो, इसको क्यों इसलिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि जो सर्विस नीड है रिमोट एरिया की, हम उसको भी कैटर कर सकें, इसलिए इसको बनाया गया है। अब देखो, बहुत सारे इंडिया में ऐसे-ऐसे एरिया है जो कि हिली एरियाज़ है, या फिर जो रिमोट एरियाज़ है, या फिर जो अनकनेक्टेड एरियाज़ है। अब वहाँ पे भी सर्विस की ज़रूरत है, पर हर जगह तो नेटवर्क नहीं है। तो इसलिए क्या है, आप सैटेलाइट के थ्रू इनको नेटवर्क कनेक्शन प्रोवाइड करोगे, इंटरनेट सर्विसेज़ प्रोवाइड करोगे। ठीक है, तो सर्विस प्रोवाइड करने के लिए अनकनेक्टेड और रिमोट एरिया को इस जी सैट 20 सैटेलाइट को बनाया गया है। अब सैटेलाइट की ओनरशिप किसके पास है? इसको बेसिकली ओनरशिप जो है वह एनएसआईएल न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के पास है। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या होगा? देखो, जो डाटा ट्रांसमिशन है उसको बढ़ाया जाएगा। ये बेसिकली इसका पर्पस होगा। जी सैट 20 सैटेलाइट जो है उसका क्या पर्पस है? डाटा ट्रांसमिशन की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। क्यों? देखो, कहीं ना कहीं देखो, अब इंडिया जो है एक स्मार्ट सिटी मिशन चला रहा है। ठीक है, स्मार्ट सिटीज बनाना चाहते हैं, बहुत लोगों को पता भी होगा। तो स्मार्ट सिटीज के लिए कहीं ना कहीं क्या होगा? आपका आपको नेटवर्क कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा चाहिए, इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ज्यादा चाहिए। ठीक है, स्मार्ट सिटीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हर चीज में देखो कैसा होगा। अगर नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होगी, तो आप कैसे ट्रैफिक मैनेजमेंट थ्रू इंटरनेट एंड नेटवर्क आप प्रोवाइड करोगे, या वाटर या तो सैनिटेशन फैसिलिटीज वगैरह को। एक नेटवर्क बेस्ड कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें इंडिया के स्मार्ट सिटी मिशंस के लिए कहीं ना कहीं एक जी सैट सीरीज जैसे सैटेलाइट की काफी ज्यादा जरूरत है। ठीक है, जिसके वजह से क्या होगा, जो डाटा ट्रांसमिशन और बढ़ेगा, सर्विस जो नीड्स है वह कैटर होगी। ठीक है, अब सिग्निफिकेंस क्या है जी 20 सैटेलाइट का? अब जी 20 सैटेलाइट है, यह बेसिकली एक ब्रॉडबैंड सर्विस नीड को प्रोवाइड करेगा। ये बेसिकली क्या करेगा? ब्रॉडबैंड सर्विसेज को प्रोवाइड करेगा। अब इसके अलावा यह क्या है? आईएफएमसी भी। देखो, अब आईएफएमसी यानी क्या होता है? इन फ्लाइट एंड मैरीटाइम कनेक्टिविटी। अब क्या होता है, जब प्लेन हवा में होता है तो क्या होता है, तब वहां पे नेटवर्क नहीं होता है, तो इन फ्लाइट कनेक्टिविटी, इसके अलावा मैरीटाइम कनेक्टिविटी। कई बार आप जब लैंड एरिया तक तो आपको कनेक्टिविटी मिलती है, पर मरीन एरिया में आपको कनेक्टिविटी नहीं मिल पाती है। तो इनफ्लाइट और मरीन कनेक्टिविटी को भी जीसैट प्रोवाइड करेगा। ठीक है, अब एनएसआईएल का क्या मैंडेट है? यह बेसिकली क्या करता है? सैटेलाइट को बिल्ड करता है डिमांड ड्रिवन मोड पे। यानी क्या है? आप डिमांड आप प्रेजेंट करते हो एनएसआईएल के पास, और उस हिसाब से वह क्या करता है? सैटेलाइट्स को बनाता है। अब इसमें क्या है? देखो, एक प्रोपल्शन सिस्टम है जो कि फुल्ली इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन सिस्टम है। ठीक है, ये एक फुल्ली इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन अनेबल सैटेलाइट है। बेसिकली यह क्या करेगा? देखो, यह ज्यादा इफिशियंट है देन द केमिकल बेस्ड प्रोपल्शन सिस्टम। ठीक है, अब इसमें क्या होगा? ऑर्बिट मैन्युवरिंग। ऑर्बिट मैन्युवरिंग यानी क्या है? देखो, जब आपको यह इस सैटेलाइट को मूव करना है, कहाँ से? जी सॉरी, जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट तक, तो आप क्या कर रहे हो? इसमें इलेक्ट्रिक propulsion का इस्तेमाल कर रहे हो। ठीक है, यानी क्या है? देखो, रॉकेट जाएगा। अब रॉकेट जाएगा तो कहाँ तक जाएगा? जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक। फिर जियो ट्रांसफर ऑर्बिट से क्या करेगा? वह सैटेलाइट घूम के जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में चला जाएगा। और यह कैसे होगा? इलेक्ट्रिकल propulsion सिस्टम। अब मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ कि ये कैसा हो रहा है। देखो,
अब आप यहाँ पे देख पा रहे हो, रॉकेट लॉन्च हुआ, अब यहाँ पे गया ये, ठीक है, जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। ये देखो आप यहाँ पे ग्रीन कलर का ये जो देख पा रहे हो, यह है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट। अब यहाँ पे जो है ये इसकी पेरिगी है, और ये जो है एपोगी है, यानी दूर, और पेरिगी यानी जो थोड़ा बहुत अर्थ के पास है। तो सैटेलाइट लॉन्च हुआ, अब इस जियो जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में आया, जो अर्थ के पास है। अब जैसे सैटेलाइट यहाँ पे आएगा, तो नेचुरली जो है सैटेलाइट ऑर्बिट करेगा अर्थ के अराउंड इलिप्टिकल पाथ में। ठीक है, इलिप्टिकल पाथ में अब क्या करेगा सैटेलाइट, ये ऑर्बिट करेगा। और ये जो एक बड़ा सा सर्कल आपको देखने मिल रहा है, ये बड़ा सा सर्कल क्या है, ये जो ब्लू कलर का बड़ा सा सर्कल है, यह है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। तो क्या होता है, सैटेलाइट जो है जियो ट्रांसफर ऑर्बिट से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में पहुंच जाता है। ठीक है, और यह कैसे होता है, जब सैटेलाइट आया इस जियो ट्रांसफर ऑर्बिट में, तो अब सैटेलाइट क्या करेगा, ऑटोमेटिकली बिना किसी इंजन के बिना किसी कंबशन के, अब वह सैटेलाइट करेगा, रोटेट करेगा अर्थ के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में। और जब ये इलिप्टिकल ऑर्बिट में रोटेट होता रहेगा, तो वह सैटेलाइट क्या करेगा, लगभग 35,000 किलोमीटर जो है अर्थ से दूर एक जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है, तो उस ऑर्बिट में एंटर कर जाएगा। और उस ऑर्बिट में क्या करेंगे हम, फिर इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, जिसमें कि ये जो सैटेलाइट है वह ट्रांसफर हो जाएगा एक जियो ट्रांसफर ऑर्बिट से जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में, और रोटेट करेगा अर्थ के अराउंड। ठीक है, तो अब आपको बेसिकली समझ में आया होगा कि यह किस तरीके से काम करने वाला है। ठीक है, अब अब आपको ऑर्बिट मैन्यूवरिंग पता चल गई। अब इसके बाद इसके पेलोड, अब जैसे कि मैंने बताया इसमें क्या-क्या पेलोड होगा इस सैटेलाइट में, इसमें के बैंड का हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन पेलोड होगा। ठीक है, अब बेसिकली जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये इसका क्या काम है, सर्विस और ब्रॉडबैंड नेटवर्क प्रोवाइड करना। ठीक है, रिमोट एरिया में भी, तो इसका बेसिकली यह काम है। तो के बैंड का हाई थ्रूपुट कम्युनिकेशन पेलोड इसमें होने वाला है। ठीक है, इसके अलावा इसमें बीम कॉन्फ़िगरेशन, यानी इसमें 40 बीम्स होने वाली है, जो हाई थ्रूपुट सैटेलाइट कैपेसिटी प्रोवाइड करेंगे, लगभग कितने, 48 जीबीपीएस की। ओके, अब इसमें देखो क्या होता है, एनएसआईएल, ठीक है, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड और इसरो, ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है, एक पार्टनरशिप किया है। क्यों, तो जी सैट 20 सैटेलाइट बनाने के लिए। अब इसमें क्या होगा, देखो एक लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, इसमें लॉन्च कॉन्ट्रैक्ट में क्या हुआ है, जो स्पेसएक्स की जो कंपनी है, उसका जो फाल्कन 9 रॉकेट है, वह बेसिकली सैटेलाइट को लॉन्च करने वाला है। अब देखो, अब इसके अलावा हम और कुछ चीजें जानेंगे, जैसे एनएसआईएल के बारे में हम जानेंगे कि एनएसआईएल क्या है। देखो, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, बेसिकली यह क्या है, यह एक एंटिटी है, एक इंडियन स्पेस डोमेन में। बेसिकली यह क्या है, यह एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, पीएसयू, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। तो एनएसआईएल क्या है, यह एक पीएसयू है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इट इज अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। इसको मार्च 6 2019 में बनाया गया था है। ठीक है, और यह इसको कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर किया गया है। ठीक है, और यह जो है डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के साथ काम करती है, और इसका मेन एम क्या है, प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट को स्पेस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने का काम है इस एनएसआईएल का। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव क्या है इस एनएसआईएल का, बेसिकली इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, जो स्मॉल सैटेलाइट की जो जो टेक्नोलॉजी है उसको ट्रांसफर करना, कहाँ से, इसरो से प्राइवेट सेक्टर में। और यह कैसा होगा, लाइसेंसिंग के थ्रू। यानी क्या होता है, देखो इसरो आपको पता होगा कि मंगलयान, चंद्रयान जैसे वगैरह जैसी जो 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 मिशंस कैरी आउट किए थे इसरो ने, तो उनके पास यह लॉन्च व्हीकल की इनके पास टेक्नोलॉजी है, इनको सैटेलाइट बनाने की टेक्नोलॉजी है। तो एनएसआईएल क्या करेगा, लाइसेंसेस के थ्रू इस यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, कहाँ से, इसरो से प्राइवेट कंपनी के बीच में। ठीक है, तो एनएसआईएल आप बीच का एक मान सकते हो पीएसयू है, जो कि इसरो के थ्रू, यानी इसरो वगैरह की जो जो टेक्नोलॉजी है वो प्राइवेट सेक्टर में भी ट्रांसफर करेगा लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के साथ, ताकि प्राइवेट सेक्टर का भी एंगेजमेंट जो है स्पेस बेस्ड सेक्टर में काफी से ज्यादा बढ़ सके। ठीक है, क्योंकि हम भी कहीं न कहीं चाहते हैं कि स्पेसएक्स जैसे जो कंपनी है, जो इलॉन मस्क ने बनाई, वैसे ही इंडिया में भी कंपनीज़ आ सके फ्यूचर में, ठीक है? अब इसमें क्या होगा, कोलैबोरेटिव मैन्युफैक्चरिंग होगी, यानी क्या? प्राइवेट सेक्टर जो है, वह प्रोड्यूस करेगा स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को। तो यानी क्या हो गया, कोलैबोरेशन में सैटेलाइट्स को, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स को बनाया जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा क्या होगा, यह जो एनएसआईएल है, वह बेसिकली क्या-क्या करेगा, प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होगा, मार्केटिंग में इन्वॉल्व होगा, किस चीज़ के, स्पेस बेस्ड प्रोडक्ट के। इसके अलावा और एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एंड मार्केटिंग। ठीक है, जो जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, बेसिकली इसको किसने बनाया है, इसरो ने। ठीक है, तो इसरो, देखो बेसिकली टेक्नोलॉजी किसकी है, इसरो की है। और एनएसआईएल क्या कर रहा है, यह प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर रहा है एक लाइसेंसिंग एग्रीमेंट के द्वारा।
ठीक है। अब इसके अलावा एनएसआईएल के कुछ प्रीवियस मिशंस भी हम जान सकते हैं, जैसे कि जीसैट 24। जीसैट 24 एक जो मिशन है सैटेलाइट का, वो एनएसआईएल ने लॉन्च किया था। किसके लिए? टाटा प्ले के लिए। अब टाटा प्ले, आई होप बहुत लोगों को पता भी होगा, तो टाटा प्ले के लिए एनएसआईएल ने एक जीसैट 24 का मिशन भी लॉन्च किया था। ठीक है। अब करंट ऑपरेशन क्या है एनएसआईएल के? एनएसआईएल के बेसिकली अभी 11 कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है हमारे ऑर्बिट में। अब इसके अलावा नोटवर्दी और एक कॉन्ट्रैक्ट एंड एंगेजमेंट है, जैसे कि वन वेब सैटेलाइट लॉन्च। एनएसआईएल ने बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट किया है वन वेब के साथ, और एनएसआईएल ने लगभग 36 वन वेब के सैटेलाइट लॉन्च किए हैं स्पेस में। ठीक है। और यह बेसिकली क्या करेंगे? एक इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड करेंगे। यह क्या है? एक सैटेलाइट का कॉन्स्टिलेशन है, यानी बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है अपने स्पेस में वन वेब के। और यह जो सैटेलाइट्स है वह इंटरनेट कनेक्शन पहुंचाने वाले हैं, ठीक है, अर्थ पे। अब इसके अलावा भी जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उन्होंने 3,000 करोड़ का एक एंगेजमेंट साइन, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, एक एग्रीमेंट साइन किया है एनएसआईएल के साथ। किस चीज के लिए? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस जो है वह जी सेट 7 बी, जो कि एक एडवांस कम्युनिकेशन सैटेलाइट है, वह एनएसआईएल से प्रोक्योर करेगी। क्यों? क्योंकि देखो, आर्मी के जो कम्युनिकेशन नीड्स है उसको मीट करना है। तो वह मीट आप कैसे करोगे? एनएसआईएल जो है बेसिकली जी सेट 7 बी सैटेलाइट बनाएगी और वह मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दे देगी, जो कि जो कम्युनिकेशन नीड है इंडियन आर्मी के, वह उसको प्रोवाइड करेगा। ठीक है। अब एनएसआईएल एक्स्टेब्लिश, देखो एनएसआईएल बेसिकली क्या दिखाता है? एनएसआईएल का जो एक्स्टेब्लिशमेंट है, यह सिग्निफाई करता है कि प्राइवेट सेक्टर का जो पार्टिसिपेशन है स्पेस एंडेवर में, हमें वह ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना है, को डेवलपमेंट करना है, हमें मैन्युफैक्चरिंग करनी है साथ में मिलके। ठीक है। अब जो कोलैबोरेशन है प्राइवेट एंटिटीज का और गवर्नमेंट बॉडीज का, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, यह शोकेस करता है कि एनएसआईएल का एक डुअल रोल है कमर्शियल सैटेलाइट लॉन्चेस में। ठीक है। तो यह बेसिकली सारी बातें थी एनएसआईएल के बारे में। अब हम जानेंगे फाल्कन 9 के बारे में। फाल्कन 9 जो रॉकेट है, बेसिकली यह क्या है? डुअल स्टेज या रीयूजेबल रॉकेट है, यानी क्या है, दो स्टेजेस है, और आप इसको रीयूज कर सकते हो। यानी क्या करेगा ये? यह रॉकेट स्पेस में जाएगा, सैटेलाइट को रिलीज कर देगा, और वापस धरती पे आके क्या करेगा? आप फिर से इसको रीयूज कर सकते हो। ठीक है। तो यह एक रीयूजेबल रॉकेट है, इसमें 2 स्टेजेस है, और इसको सबसे पहले लॉन्च किया गया था 2010 में। ठीक है। अब इसकी लॉन्च कैपेबिलिटीज जब बहुत सब, अब देखो बेसिकली इसका जो फाल्कन 9 के बारे में जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि यह सिर्फ आज तक एक ही बार फेल हुआ है। ठीक है। इसके अलावा जो है, यह एक फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट है जिसने ह्यूमंस को लॉन्च किया था 2020 में। ठीक है। और यह क्या है? एक रियूजेबल रॉकेट है। इसके अलावा क्या है? यह एक सर्टिफाइड रॉकेट है नासा के द्वारा ह्यूमन क्रू मिशन के लिए। यानी क्या है? देखो, इस जो रॉकेट के थ्रू, इसने रॉकेट ने क्या किया था? ह्यूमन क्रू को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लेके गया था। ठीक है। और उनको वापस भी लेके आया था। तो कहीं ना कहीं ये नासा के द्वारा सर्टिफाइड ह्यूमन रेटेड रॉकेट है। ठीक है। तो इसलिए आपको कुछ चीजें याद रखना है कि ये एक रियूजेबल रॉकेट है, नासा के द्वारा यह सर्टिफाइड है ह्यूमन रिलेटेड क्रू मिशन के लिए। ठीक है। और इसके अलावा यह जियो ट्रांसफर ऑर्बिट तक पेलोड लेके जा सकता है। ठीक है। और इसका एक सैटेलाइट लॉन्च का एक रिकॉर्ड भी है, यानी इसने देखो 2021 में क्या किया था, एक साथ लगभग 143 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया था। ठीक है। तो इसके पास एक सैटेलाइट लॉन्च का एक रिकॉर्ड भी है। ठीक है। तो यह सारी चीजें बेसिकली यहाँ पे हमें जानना था। ठीक है। अब स्पेसएक्स नाम की जो कंपनी है, इसको इलॉन मस्क ने 2002 में बनाई था। ठीक है। तो यह सारी चीजें इसमें हमें जानने लायक थी। अब इसके अलावा देखो और कुछ चीज अगर हमें जान सकते हैं, तो देखो, एक स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस। देखो, स्पेसएक्स का जो एक प्रोग्राम है वह है एक स्टारलिंक इंटरनेट सर्विस। इसमें क्या करना चाहता है? बेसिकली वो बहुत सारे सैटेलाइट को लॉन्च करने चाहते हैं, एक मैसिव कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट बनाना चाहते हैं स्पेस में, जो कि इंटरनेट सर्विसेज ऑफर करेंगे पूरे वर्ल्ड वाइड में। ठीक है। तो एक स्टारलिंक का जो इंटरनेट सर्विस का जो प्रोजेक्ट है, वह किसका है? स्पेसएक्स का है। ठीक है। अब इसके अलावा देखो, अब जैसे कि मैं आपको बता दिया था, यह एक रियूजेबल रॉकेट्स बनाते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा एक हीट शेल टेक्नोलॉजी भी यह लोग बनाते हैं, स्पेसएक्स के, जो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है। इसके अलावा एक ऑटोनॉमस स्पेस पोर्ट ड्रोन शिप्स भी यह बनाते हैं। ठीक है। बेसिकली यह क्या करेंगे? देखो, यह लैंड करेंगे। अब देखो, यह कि जो प्लेटफॉर्म है, यह क्या करता है स्पेस एक्स को, कि वह लैंड कर सके, रिकवर कर सके रॉकेट्स के स्टेजेस को एट द सी, और एक्सपांडिंग द रेंज ऑफ पॉसिबल लॉन्च ट्रेजेक्टरीज। ठीक है। बेसिकली यह काम होता है ऑटोनोमस स्पेस पोर्ट ड्रोन शिप्स का।
ठीक है, यानी क्या करेंगे, आपने रॉकेट लॉन्च किया कर दिया, ठीक है, अब वो क्या रॉकेट जब वापस आ रहा है फॉर एग्जांपल सी में गिर गया है, तो अब आप जो ये जो ऑटोनोमस स्पेस पोर्ट ड्रोन शिप्स है, यह क्या करेंगे, उसको वापस लेके आएंगे। ठीक है, ये इनका काम होता है। अब इनके अभी जो प्रोजेक्ट्स है वह क्या है, देखो एक इनका एक प्रोजेक्ट अभी चल रहा है, स्टारशिप प्रोजेक्ट। अब बेसिकली स्टारशिप के प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, यह एक रीयूजेबल ठीक है सुपर हैवी लिफ्ट लॉन्च सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और यह इसका क्या काम होगा, इंटरप्लेनेटरी मिशन का काम होगा। यानी क्या है, एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट में जाके आने का काम बेसिकली इसका होगा, यह स्टारशिप प्रोजेक्ट में। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, देखो इसकी 2023 में क्या इसकी एक पहली मेडन फ्लाइट हुई थी। और यह क्या है, एक लार्जेस्ट और मोर पावरफुल रॉकेट है। यह जो स्टारशिप प्रोजेक्ट के तहत जो रॉकेट बनाया गया है, वो सबसे बड़ा लार्जेस्ट और मोस्ट पावरफुल रॉकेट है। ठीक है, और इसकी तो आपको मेरे ख्याल से अब पता चल गया होगा ये स्टारशिप प्रोजेक्ट क्या है। यह बेसिकली इसमें एक रियूजेबल रॉकेट बनाया जाएगा, और यह क्या है, एक इंटरप्लेनेटरी मिशन करेगा। इसके अलावा देखो, जैसे कि आपको पता भी होगा कि इलॉन मस्क का एक विजन है कि वह मार्स को कॉलोनाइज करना चाहता है। ठीक है, तो मार्स कॉलोनाइजेशन यह एक इलॉन मस्क का एक बहुत लंबे समय से एक विजन था, और इसमें जो है स्टारशिप है इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसके अलावा जो नासा का एक आर्टिमिस प्रोग्राम है, इसमें भी स्पेसएक्स का इन्वॉल्वमेंट है। आर्टिमिस प्रोग्राम में जो क्या होता है, नासा जो है वह एक ह्यूमन मिशन भेजने वाला है मून पे। ठीक है, तो इसमें भी स्पेस एक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो यह सारी चीजें हमें इस आर्टिकल में जाननी थी। तो मैं आपको एक प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूँ मेंस के लिए। इसमें क्या है, देखो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ द NSIL, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड का हमें सिग्निफिकेंस बताना है। किस चीज में, इन एडवांसिंग द इंडियन स्पेस एंडेवर। ठीक है, कि किस तरीके से NSIL ने स्पेस एंडेवर को और बढ़ा दिया है। ठीक है, और इसका क्या मैंडेट है इन द कंटेक्स्ट ऑफ द रिसेंट डेवलपमेंट इन द स्पेस सेक्टर रिफॉर्म्स। ठीक है, तो यह सारी चीजें हैं, इस क्वेश्चन को आपको हैंडल करना है। तो आई होप आपको यह सेशन पसंद आ गया होगा, क्योंकि मैंने लगभग हर एक चीज आपको इसमें बता दी। इवन ये जो हॉफमैन ट्रांसफर है ऑर्बिट, ये भी मैंने आपको अभी बताया बताया था कि किस तरीके से जियो ट्रांसफर ऑर्बिट से एक सैटेलाइट जाता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में। ठीक है, अब जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या है, देखो क्या होता है, लगभग 35,000 किलोमीटर के हाइट पे फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, यह होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर आप कोई सैटेलाइट लॉन्च कर दोगे, तो अगर जब वो तब इस ऑर्बिट की जो स्पीड होगी वह अर्थ के रोटेशन की स्पीड के बराबर होगी। मतलब अर्थ क्या करता है, रोटेट करता है। ठीक है, तो यह अब इस ऑर्बिट में जब जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट में कोई सैटेलाइट होता है, तो उसकी जो स्पीड होती है रोटेशन की, वह अर्थ की रोटेशन की स्पीड के बराबर होती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, हमें ऐसा लगता है कि वह जो जो सैटेलाइट है वह स्टेशनरी है। ठीक है, पर क्यों, क्योंकि दोनों की स्पीड एक है। अर्थ की भी रोटेशन की स्पीड और ये जो ऑर्बिट में जो सैटेलाइट रोटेट हो रहा है उसकी भी स्पीड एक है। तो हमें ऐसा दिखता है कि ये जो सैटेलाइट है और ये जो बेसिकली ऐसा दिखता है कि हम ये स्टेशनरी है एक हाइट। ठीक है, तो पर वह स्टेशनरी नहीं है, वह बेसिकली अर्थ के साथ वह क्या कर रहा है, वह रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो यह होता है जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट या जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यह सारी चीजें हमें इस आर्टिकल में जानने के लिए थी इम्पोर्टेंट। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।